Well, hello everyone. Here we are with our next lecture. इसमें हम क्या करने वाले हैं बेटा? हमारे पास कुछ ट्रिकी टॉपिक्स होते हैं क्लास +2 के अंदर जो कि हमें बोर्ड एग्जाम के अंदर हल्का फुल्का तंग कर सकते हैं. हमारी टेंडेंसी रहेगी कि हम उनके बारीक पॉइंट्स को भी बहुत डीप पढ़ लें ताकि एग्जाम में हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. इनकेस कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें भी हमें कोई इश्यू ना रहे. तो बेटा आज हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं? आज हमारे टॉपिक का नाम है The insertional inactivation. देखिए, बायोटेक के अंदर आने वाले इस टॉपिक को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये दो तरीके से पढ़ाया जाता है. दो तरीके कौन से? पहला ये आपको बताते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला तरीका, जिसमें बता दिया जाता है ये बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है. पता नहीं कम्बरसम क्या चीज हो जाएगी, पर ठीक है. दूसरी चीज ये हमें लैक-जी के मेथड से करवाते हैं. लैक-जी के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है. पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज क्या है. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है? अगर हम नाम को स्प्लिट करें, इंसर्ट एंड इनएक्टिवेट. अब प्लाज्मिड जानते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको प्लाज्मिड पढ़ाए जाते हैं. दे आर वेरी गुड वेक्टर. और सबसे फेमस जो हमारे पास होता है दैट इज PBR 322. तो उसके अंदर कुछ मार्कर जीन्स होते हैं, कुछ ऐसे जीन्स जो रिपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है या फिर नहीं हो चुकी. मैं यहां पे बेसिकली मान के चल रहा हूं आपको ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफेक्शन जैसी चीजें ऑलरेडी पता होंगी. तो मेरा प्लाज्मिड सेल के अंदर गया है या नहीं, उसके बाद में मेरी सेल ट्रांसफॉर्म्ड हुई है या नहीं, ये पता करना बहुत जरूरी है. देखिए, आपके पास जब आप बायोरिएक्टर के अंदर बैक्टीरिया का इनोकुलम देंगे, कुछ बैक्टीरिया आपके काम के होंगे और कुछ बैक्टीरिया आपके काम के नहीं होंगे. वहां पे दोनों बैक्टीरिया अगर रहे, दोनों ही कल्चर को खाएंगे पिएंगे. दोनों में से एक आपको प्रोडक्ट देगा, लेकिन दूसरा आपको जो काम का नहीं है वो आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं देगा. तो ऐसे में आपकी टेंडेंसी क्या रहेगी? कल्चर बचाने की. और इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सभी बैक्टीरियाज को खत्म करना जो कि आपका टारगेट जीन पोजेस नहीं कर रहे, यानी वो आपके काम के नहीं है. तो इसके लिए जो मेथड लगता है उसका नाम है द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. हम इसे समझने की कोशिश करते हैं पॉइंट वाइज. सबसे पहली चीज जो आपको समझने की कोशिश करनी है, बायोरिएक्टर में डालने के लिए आपके पास एक फेमस बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई. और ई कोलाई के पास ऐसी बात नहीं है कि प्लाज्मिड नहीं होते हैं, उसके पास कोई ऐसा प्लाज्मिड नहीं है जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन हो. इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है. ऐसा जीन पोजेस करने वाले प्लाज्मिड नहीं है. प्लाज्मिड है, बहुत सारे हैं, लेकिन वो नहीं है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो. एंटीबायोटिक जैसे कि मैं नाम लेता हूं टेट्रासाइक्लिन, मैं नाम लेता हूं एम्पिसिलिन. ये सारी वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बायोटेक में यूज की जाती है. दीज आर एंटीबायोटिक्स. तो अगर आप इन एंटीबायोटिक्स को इस बैक्टीरिया को दिखाएंगे, ये बेचारा मर जाएगा, क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला ना तो कोई जीन है, ना ही उस जीन को कैरी करने वाला प्लाज्मिड है. नेचुरली इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होती है. और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. वो कैसे मैं वर्कआउट करवाता हूं. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको चाहिए एक ई कोलाई जिसके पास नेचुरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना हो. दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, आपको एक प्लाज्मिड चाहिए दैट इज PBR 322. और PBR 322 में ऑलरेडी दो जीन्स हैं हमारे पास. वो दो जीन कौन से हैं? वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. जैसे एक हमारे पास है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एक है मेरे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस. इन दोनों को मैं यूज कर रहा हूं, ये दोनों एंटीबायोटिक से बचाते हैं. यानी अगर मैं इस प्लाज्मिड को ई कोलाई के अंदर रख दूं और फिर ई कोलाई को दिखाऊं कि ये ले एम्पिसिलिन ले, तो ये बच जाएगा, क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन आ चुका है.
अगर मैं इसे टेट्रासाइक्लिन दिखाऊंगा तो भी ये बच जाएगा, लेकिन अगर मैं ये प्लाज्मिड इसके अंदर नहीं डाल रहा हूं तो ये मरेगा। ये बहुत ही बारीक चीजें हैं, ध्यान रखने लायक, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं इसे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसके अंदर छोटे छोटे रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, यानी पैलिंड्रोमिक साइट है जहां पे कट लग सकता है। जीन के अंदर कट लग सकने वाले पैलिंड्रोम्स है, वो कौन कौन से हैं? इधर है BAM-H1 के लिए साइट और इधर है SAL1 के लिए साइट। इधर अगर मैं देखूं तो इधर है PVU1 के लिए और इधर है PST1 के लिए। मैं PBR नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं आपने PBR अच्छे से पढ़ लिया, आपको बस सिर्फ एक रीकैप देना होता है कि हाँ तुम्हें ये चीजें याद है। तो मुझे एक इकोलाई चाहिए था, मुझे एक प्लाज्मिड चाहिए था, मुझे एंटीबायोटिक के सॉल्यूशन चाहिए, जैसे एक मुझे चाहिए टेट्रासाइक्लिन का सॉल्यूशन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, और एक मुझे चाहिए एम्पिसिलिन सॉल्यूशन। ये मेरे काम आएगा, कैसे आगे देख लेंगे। तो ये एंटीबायोटिक के दो सॉल्यूशन हो गए, इतने में मेरा सामान पूरा होता है। तो प्रोसेस रन करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इस PBR पे कट लगाता हूं, और PBR पे मैं कट कहां लगवाऊंगा बेटा, मैंने पहले ही बता दिया, मैं टेट्रासाइक्लिन वाली साइट पे कट लगा रहा हूं, टेट्रासाइक्लिन वाली। आप कहेंगे टेट्रासाइक्लिन में कहा, BAM में करवा दीजिए, साल में करवा दीजिए, कहीं मर्जी करवा दीजिए। ओके, आपने क्या किया, आपने यहां पे लगवा दिया कट। तो मैं यहां पे कट लगा के दिखाता हूं, ये मेरी एक साइड कट गई। अब अगर मेरा जीन कट चुका है, क्या ये जीन अब फंक्शनल रहा या नहीं रहा? प्राइमरीली अभी तो ये फंक्शनल नहीं है। अगर मैं इसे ऐसे ही दोबारा जोड़ दूं तो क्या ये अब फंक्शनल रहेगा? हाँ, अब ये फंक्शनल हो जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके साथ अपना एक टारगेट जीन रखता हूं, जैसे कि सपोज ये रहा मेरा टारगेट जीन। कोई भी जीन है, मैं इसे नाम दे देता हूं, क्या? इट इज माई टारगेट जीन। तो मैं जब इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करता हूं, मेरे पास दो तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे। कौन कौन से? या तो मेरे प्लाज्मिड ने, या तो क्या होगा, मेरे प्लाज्मिड ने टारगेट जीन उठाया होगा, या तो उसने टारगेट जीन को उठाया होगा या फिर टारगेट जीन को नहीं उठाया होगा। हम जरा वर्कआउट कर लेते हैं यहां पे। लीजिए, हम एक काम करते हैं, हम इसमें टारगेट जीन डाल देते हैं। ये लीजिए, यहां पे टारगेट जीन है। तो ये वाला प्लाज्मिड जो है मेरा, मैं इसे नाम दूंगा प्लाज्मिड। पर क्या इसके पास टारगेट जीन है? नहीं, इसके पास टारगेट जीन नहीं है, इसने उठाने से मना कर दिया, इसने दोबारा खुद को वैसे ही जोड़ लिया। दूसरा मेरे पास प्लाज्मिड है जो कि रिकम्बिनेंट हो चुका है। बेटा आप इसे रिकम्बिनेंट क्यों बोलोगे? क्योंकि इसके पास टारगेट जीन है। तो मेरे पास दो तरह के प्लाज्मिड हो गए हैं, 1 और 2। एक के पास टारगेट जीन नहीं है क्योंकि उसने नहीं उठाया, और एक के पास है क्योंकि उसने उठा लिया। अगला पेज, नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या खास होता है। ये रहा मेरा इकोलाई, मेरे पास बहुत सारे इकोलाइज हैं, और उन इकोलाइज के सामने मैं बहुत सारे प्लाज्मिड रख देता हूं। अब प्लाज्मिड की खासियत क्या है बेटा? प्लाज्मिड बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पास टारगेट जीन, सॉरी ये ब्लू कलर के अंदर हमने लिया था, मैं कलर सेम ले लेता हूं, ये रहा। नो डाउट इनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन भी है, मैं उसे भी मार्क कर देता, लेकिन उसको हमने छेड़ा नहीं है। तो बेसिकली मैं कहता हूं कि एक मेरे पास ऐसे हैं जिनके पास टारगेट जीन है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास टारगेट जीन नहीं है। जब मैंने बहुत सारे प्लाज्मिड का मिक्सचर बहुत सारी इकोलाई के सामने रखा, तो मेरे पास हुआ क्या प्रोडक्ट के तौर पे? देखिए,
सबसे पहले वाले ने कुछ भी उठाने से मना कर दिया। इस इकोलाई ने कहा कि मैं बाहर से कोई मटेरियल नहीं उठा रहा हूं। तो ये ट्रांसफॉर्म्ड है या नहीं? नहीं, ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। इसने बाहर से डीएनए उठाने से मना कर दिया। इसके पास पहले भी वो प्लाज्मिड नहीं था, इसने बाद में भी नहीं उठाया। ओके, दूसरे ने क्या किया? दूसरे ने प्लाज्मिड उठा लिया। और कैसा प्लाज्मिड उठाया बेटा? इसने प्लाज्मिड वो उठाया है जिसके पास रिकम्बिनेंट डीएनए था। तो मुझे इसका नाम क्या रखना चाहिए? मैं इसे नाम रखता हूं क्या कि इसने फॉरेन जीन उठाया है, तो ये ट्रांसफॉर्म्ड है एंड रिकम्बिनेंट है। यानी अगर पहले की शॉर्ट फॉर्म मेरी NT है तो दूसरे की शॉर्ट फॉर्म मेरे पास TR है। ये ट्रांसफॉर्म्ड भी है क्योंकि इसने बाहर से प्लाज्मिड उठाया। और प्लाज्मिड कैसा उठाया? रिकम्बिनेंट, क्योंकि टारगेट जीन है, तो मैं इसका नाम रखता हूं ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकम्बिनेंट। तीसरे ने क्या किया? तीसरे ने ऐसा प्लाज्मिड उठा लिया। मतलब ये ट्रांसफॉर्म्ड तो हुआ क्योंकि बाहर से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन आ रहे हैं, लेकिन टारगेट जीन नहीं आया, तो मैं इसका नाम रखूंगा ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकम्बिनेंट। अब बैक्टीरिया तो मेरा ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, लेकिन अभी भी वो कैसा है? नॉन रिकम्बिनेंट है, तो मैं इसका नाम रखता हूं TNR। मैं इन्हें नंबर देता हूं। NT को मैं कहूंगा 1, TR को कहूंगा मैं नंबर 2 और TNR को कहूंगा मैं नंबर 3। आई होप आपको यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक थोड़ा सा लेंथी निकल जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक बार फिर से देख लीजिए। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड इज माय नंबर 1, ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकम्बिनेंट TR इज माय नंबर 2 एंड TNR इज माय नंबर 3। तो अगले पेज पे मैं क्या करता हूं? मैंने लिख लेता हूं साइड पे TNT नॉन ट्रांसफॉर्म्ड मेरा नंबर 1 है, TR मेरा नंबर 2 है, TNR मेरा नंबर 3 है। अगर मैं सीधे शब्दों में आपसे पूछूं कि आपके काम का इनमें से कौन सा, तो आप कहेंगे मेरे काम का है ट्रांसफॉर्म्ड भी है और रिकम्बिनेंट, मुझे ये चाहिए। अब मैं क्या करता हूं? एक पेट्री डिश उठाता हूं और पेट्री डिश के अंदर 3 जगह पे स्ट्रीकिंग कर देता हूं, ऐसे। अब ये स्ट्रीकिंग किस किस की है? स्ट्रीकिंग है, ये है कॉलोनी 1 की, ये है कॉलोनी नंबर 2 की और ये है कॉलोनी नंबर 3 की। अगर आपको देखने में समस्या आ रही है, मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये है कॉलोनी नंबर 1, ये है कॉलोनी नंबर 2 और ये है कॉलोनी नंबर 3। सबसे पहले मुझे इन तीनों में से किसे दूर करना है? मुझे ये नहीं चाहिए। ना तो इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ना इसके पास टारगेट है। तो मैं क्या करता हूं? मैं इस प्लेट को सॉल्यूशन दिखाता हूं बेटा। किसका? मैं इसके ऊपर डालता हूं एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन सॉल्यूशन डालता हूं। अब जब इस बैक्टीरिया ने कोई प्लाज्मिड उठाया ही नहीं और नेचुरली इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थी ही नहीं, तो मेरी कॉलोनी नंबर 1 डिसअपियर हो जाएगी। मेरे पास बचेगी कॉलोनी नंबर 2 एंड कॉलोनी नंबर 3। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 1 के पास रेजिस्टेंस नहीं थी। जैसे ही एम्पिसिलिन रखा तो 1 डाइज, 1 मर गई। अब हम बिल्कुल एंड पे हैं। आगे देखिए खास चीज क्या होती है। मैं क्या करता हूं? इसकी कई रेप्लिका प्लेट्स बना लेता हूं। लीजिए, मैं इसकी कई रेप्लिका प्लेट बना लेता हूं। ये रेप्लिका प्लेट 1 2 3, चलिए 3 बहुत है, ऐसे तो जितनी मर्जी बनाते रहे। यहां पे क्या क्या पड़े हैं? यहां पे नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे पड़े हैं। इसकी कार्बन कॉपीज बना ली। 1 नहीं है इसमें, मैं दिखाता हूं। यहां पे है 1 2 2 and 3 2 and 3 2 and 3। अब इनमें से एक प्लेट मैं उठाता हूं और क्या करता हूं? उसको सॉल्यूशन दिखाता हूं। एक, बाकियों को पड़ा रहने दीजिए। इसको मैं सॉल्यूशन दिखाता हूं। दूसरा नाम क्या है? टेट्रासाइक्लिन।
इसको मैं टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन देता हूं। तो यहां पे क्या होता है, अब इसके पास अगर मेरी 1 डाई कर चुकी है, मेरे पास 2 और 3 बची है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे टारगेट जीन फंस गया था। अब देख लीजिए पीछे वाली स्लाइड में 2-4 मिनट पीछे करके, इसके पास टेट्रासाइक्लिन वाले जीन में टारगेट फंस गया था, तो टेट्रासाइक्लिन का जीन अब काम नहीं कर रहा। दूसरा मेरे पास कौन सा है, दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन, वो इसका अच्छे से काम कर रहा है। ओके, ये टीएनआर, इसकी खासियत क्या है, इसके पास एक ऐसा प्लाज्मिडा है जिसके पास टारगेट जीन नहीं है, तो इसका टेट्रासाइक्लिन जीन भी अच्छे से काम कर रहा है और एम्पिसिलिन जीन भी अच्छे से काम कर रहा है। तो जब मैं टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन दूंगा, मेरी कॉलोनी नंबर 2 मर जाएगी और मेरे पास बचेगा क्या, सिर्फ कॉलोनी नंबर 3। टेट्रासाइक्लिन इसे किल कर देगा, क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? टेट्रासाइक्लिन वाला जीन तो है ना, लेकिन उसमें टारगेट फंस गया ना, वो जीन डिस्टर्ब हो गया। पहले वाले जीन में दूसरा फंसाओगे तो पहला जीन काम करना बंद कर देगा। ओके, तो वो मेरे पास बचा नंबर 3। लेकिन आप कहेंगे नंबर 3 बचाने का क्या तुक, मुझे चाहिए तो नंबर 2 थी, वो तो मेरी मर गई। लेकिन मैंने रेप्लिका प्लेट भी तो ले रखी है जिनमें सेम पोजीशन पे वही कॉलोनीज है। तो यहां पे क्या है, ये प्लेट भले ही मेरे काम की नहीं है, लेकिन इन प्लेट में मैं उस एरिया को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा जहां पे कॉलोनी नंबर 2 बैठी थी। यहां पे हालांकि वो मर चुकी है, लेकिन इनमें तो जिंदा है, इन्हें तो मैंने कोई टेट्रासाइक्लिन नहीं दिया। अगर कार्बन कॉपीज है सेम पोजीशन पे, यहां पे भी कॉलोनी नंबर 2 है जो कि मेरे काम की है, तो मैं क्या करता हूं, इसे उठाता हूं और डायरेक्टली कहां डाल देता हूं, मैं इसे डाल देता हूं बायोरिएक्टर में। अब आते हैं नीट पे। ये तो हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इससे जीन इंसर्ट करने से एक पहले वाला जीन इनएक्टिवेट हो गया, जिससे तुम्हें यह पता चला कौन सा काम का और कौन सा काम का नहीं। तो यहां पे मेरे पास 2 तरीके के जीन है। कौन कौन से? एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। 2 तरह के जीन है मेरे पास। ये मुझे सिलेक्ट करने में हेल्प करता है नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड के बीच में। प्राइमरीली पहले इस जीन की हेल्प उठाई है मैंने। एम्पिसिलिन सॉल्यूशन डाला तो सबसे पहले कॉलोनी नंबर 1 मरी थी और उसमें मुझे हेल्प की थी, डिस्टिंक्शन में हेल्प की थी। किसने? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ने। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा, आगे जाके क्या हुआ, मुझे चेक करना है क्या कि इन दोनों में से काम की कौन सी है। मुझे पता है ट्रांसफॉर्म्ड रिकम्बिनेंट है, और ये डायग्नोस करने में मुझे हेल्प की इस जीन ने। कौन से? टेट्रासाइक्लिन ने। आपने यहां पे देखिए, यहां पे मेन डिस्टिंक्शन पॉइंट ये रहा। तो ये मुझे हेल्प करता है इन पिकिंग बिटवीन टीएनआर दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकम्बिनेंट एंड टीआर दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड रिकम्बिनेंट। ये आपको नीट में सवाल पूछा जाता है क्या कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जो जीन है वो आपकी किस चीज में हेल्प करता है? इन सिलेक्शन बिटवीन नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्ड के भी 2 टाइप्स है, नॉन रिकम्बिनेंट, रिकम्बिनेंट। उसमें सिलेक्शन के लिए हेल्प करता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ये वो कंबरसम प्रोसेस है जो कि एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं बताया जाता, मास्टर प्लेट एंड ऑल। वो उसे कंबरसम लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन हमने इस कंबरसम का एनालिसिस कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने नोट्स बना लीजिएगा। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।